गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर क्लासेज बाय विवेक सिंह, या फिर आपका मेरा चैनल विवेक सिंह क्लासेज के नाम से भी जाना जा रहा है ना। तो आप पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोगों ने किसकी बात करी थी, पूरी कहानी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की समझी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव चार्जेज कैसे बनते हैं, नेगेटिव चार्जेज कैसे बनते हैं, चार्जिंग किसी भी न्यूट्रल बॉडी को कितने प्रकार से करी जा सकती है, ये सारी चर्चा करी थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो वो पिछला वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, उससे उनको इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं 1 मिनट में फटाफट उसको रिवाइज कर देता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं और नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं। पॉजिटिव चार्ज के पीछे की कहानी क्या थी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज के पीछे की कहानी क्या थी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी भी बॉडी में यानी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर अधिक होती है या एक्सेस में होता है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। मैंने एक चीज जोर देके बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते समय प्रोटॉन का कहीं पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा था। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि चार्जिंग यानी किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के 3 प्रकार थे, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका पूरा कहानी मैंने समझाया था। फिर हम लोगों ने बात किया था क्या चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या था, हम लोगों ने बात किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। भाई पहले ये बोला गया चार्ज 2 प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। पॉजिटिव चार्जेज में रिपल्सन यानी उनमें दुश्मनी होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज में अट्रैक्शन यानी उसमें बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, और पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भगाना चाहेंगे एक दूसरे से। ठीक, तो अब जो हमें चर्चा करें, यानी हमने प्रॉपर्टीज में क्या नाम लिया था, क्वांटाइजेशन। तो Q इक्वल टू NE। अगर जैसे आपसे बोल दिया कि भाई एक बॉडी है ना, जब चार्ज कर रहे थे उससे 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 5e के बराबर। अगर मैंने बोला एक बॉडी को चार्ज करते समय उसमें 10 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया, तो यानी उस एटम में क्या 10 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी, उस बॉडी में एक्सेस हो रही होगी, बढ़ रहा होगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया होगा, नेट चार्ज -10e। नेट चार्ज कितना, -10e माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेस हुआ, प्लस यहां पे क्यों, क्योंकि यहां पे डेफिशिएंसी हुआ। तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज का कारण बनती है, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस यानी अधिकता किसका काम करती है, नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने किया था। अब E का मतलब भी यहां पे मैंने आपको साफ तौर पे समझा दिया था। E का मतलब सिर्फ 1.6 10 - 19 कूलम। पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा कि भाई कमी हो रही है या एक्सेस हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज हम लोगों ने क्या बात करी थी, चार्ज कंजर्वेशन की बात। चार्ज कंजर्वेशन क्या था कि ये बोला गया था कि भाई चार्ज जो है ना क्रिएट होएगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग रखते हैं, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आने वाला, ना अंदर से कोई चार्ज बाहर जाने वाला। मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर पे कराया था, इस बार भी देख लो एक एग्जांपल। जैसे मान लो आपके सामने क्या है कि एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैंने फिर से बोला कि भाई 3 बॉडीज मान लो हैं A, B और C। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये बोला जाएगा चार्ज कंजर्वेशन क्या है, यानी इनिशियली इन तीनों बॉडीज पे मिला के जितना चार्ज होगा इनिशियली मतलब शुरू में, वही फिर बाद में भी होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना बाहर से आएगा और ना यहां से बाहर जाएगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैंने बोला इनिशियली इस पे मान लो -4 कूलम का चार्ज है, इनिशियली इस पे मान लो +8 कूलम का चार्ज है, इस पे मान लो +3 कूलम का चार्ज है इनिशियली, तो फाइनली अगर मैंने बोला कि इस पे +1 कूलम हो गया, इस पे +6 कूलम हो गया, तो इस पे बताओ कितना होगा। तो देखो शुरू में कितना हो गए आपका 8, 3, 11 और -4 यानी +7 कूलम नेट चार्ज शुरू में था। क्या 8, 3, 11 -4 यानी +7 का इनिशियल नेट चार्ज था। फाइनल नेट चार्ज भी कितना होना चाहिए, +7। तो यहां पे भी +6 कूलम +1 कूलम, तो 7 तो ये हो गया, तो यानी इस पे कितना होना चाहिए, 0 कूलम। तो ओवरऑल अब इनिशियल और फाइनल सिचुएशन दोनों बराबर है। तो ये क्या था, चार्ज कंजर्वेशन की कहानी। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज क्वांटाइजेशन, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी, तो आज मैंने हल्का सा आपको रिवाइज कर दिया। अच्छा, अब एक चीज समझना कि चार्जिंग, जब बॉडी चार्जिंग पे होती है, यानी जब उसको चार्ज करी जा रही होती है,
तो उस सिचुएशन में पहला एक डाउट आता है कि भाई क्या मास पर कोई रोल है कि नहीं, क्या मास अफेक्ट होएगा उससे कि नहीं होएगा, मतलब मास क्या कम होएगा, ज्यादा होएगा, या रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ड्यूरिंग चार्ज यानी चार्जिंग होते समय जब बॉडी चार्जिंग हो रही होती है तो यानी उसमें उस समय क्या हो रहा होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है या इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻³ kg। यानी अगर आप सोचो जरा, वो बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज हो रही है तो मतलब उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में यानी आ रहा है, भरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये मास आ रहे होंगे उसके साथ साथ। अगर मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो मतलब 10 टाइम्स इतना मास उसमें अंदर बढ़ गया। अगर मैंने बोला 20 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, दैट मीन्स 20 इंटू ये वाला मास इतना क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो मतलब चार्ज करते समय बॉडी के मास पर भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये मास आप देखोगे तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा मास पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक, अच्छा दूसरी बात कि भाई अगर ये बोला जाए कि चार्ज पे, यानी अगर मैंने बोला +2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज को अगर आपसे बोल दिया गया कि भाई इसको दौड़ा दिया जाए, मान लो 50 की रफ्तार से मैंने ये +2 कूलम वाली बॉडी जो थी इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिया, तो क्या चार्ज पे कोई फर्क पड़ जाएगा? चार्ज पे वेलोसिटी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे से समझना, मास पर फर्क पड़ता था, बिल्कुल सही बात है कि मास m = m0 अपान √1 - v²/c²। ठीक है, ये क्या है, मास का वेलोसिटी के साथ का इक्वेशन। m0 बोलते हैं रेस्ट मास, यानी शुरू में अगर बॉडी 0 वेलोसिटी पे है तो जो मास है उसे रेस्ट मास बोलते हैं। यानी अगर बॉडी को मूव कराते हैं तो मास उसमें क्या होता है, उसका मास चेंज होता है, बढ़ सकता है। लेकिन अब ये समझ लेना कि ये c मतलब 3 × 10⁸। अगर वेलोसिटी 10, 20, 50, 100, 200, 500 ऐसे रखोगे तो उतना आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि c मतलब बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, तो यानी ये भी लगभग अगर आप ऐसे बोलोगे 2 × 10⁸, तब इस पर फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब अगर जनरली किसी बॉडी को बहुत कम वेलोसिटी से दौड़ा रहे हैं, 100, 200, 500 ऐसे स्पीड से, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्क पड़ने का मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, है ना, लेकिन वो डाटा आपको सही से दिखेगा नहीं। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, यानी चार्ज जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। यानी बॉडी को मूव कराते समय ऐसा नहीं कि चार्ज घटेगा बढ़ेगा, चार्ज फिक्स रहेगा, चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, और एक चीज समझ लेना, हमें पढ़ना जो है, अगर चार्ज को बोला गया कि भाई चार्ज रेस्ट में है, तो हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूरी कहानी रेस्ट चार्ज के ही ऊपर है। अगर चार्ज मोशन में होता है तो मोशन भी भाई दो तरीके हो सकते हैं, या तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होगा या एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अगर कांस्टेंट मूव कर रहा है कौन, चार्ज, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसके ऊपर पूरी कहानी किसकी है, मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म के जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले चार्ज की कहानी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चर्चा कर रही है वो रेस्ट में होता है चार्ज उसके। अच्छा, अगर एक्सेलरेट करता है चार्ज, जब एक्सेलरेट करता है तो इसी के ऊपर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी आप एक्सरेज, है ना, एक्सरेज, इसमें भी क्या होता है कि भाई हम लोग दौड़ते हुए चार्ज को रोक देते हैं, रिटार्डेट कर देते हैं। एक्सेलरेशन मतलब दोनों है, इसमें एक्सेलरेट करो या रिटार्डेट करो। तो जब चार्जिंग बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही होती है तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो सिचुएशन हमने बेसिक बात चर्चा कर ली। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ, है ना। चार्ज की पूरी कहानी हम लोगों ने अच्छे से समझ ली थी, अब क्या पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ, है ना। अच्छे से देखना यार, ये आपका बहुत बेसिक चीज है किसका, इस चैप्टर का, और ये अगर नहीं समझ में आया तो आपको पूरा चैप्टर गायब होएगा। इसलिए ये चीज बहुत ढंग से समझना, कूलॉम्स लॉ क्या है। मैं आपको इससे थोड़ा ग्रेविटेशन से भी कंपैरिजन करके इसी साथ बताता हूं। कूलॉम्स लॉ ये है कि अगर मान लो आपके सामने एक कोई चार्ज मैंने Q1 रखा, या स्मॉल करके लिख लेते हैं पॉजिटिव, है ना, और एक कोई चार्ज पॉजिटिव ही है Q2 रखा, ठीक है। ऐसे कूलॉम ने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये सोचो जरा, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी दुश्मनी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज में क्या होएगा, दुश्मनी। तो ये क्या करेगा, ये Q1 वाला चार्ज क्या करेगा, इस Q2 को
कहेगा क्या कि तुम दूर भागो, यानी ये क्या करेगा, अब समझना, हर एक चार्ज का एक्शन देखो, ये क्या कहेगा, भगाने की कोशिश करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अच्छा ये क्या कहेगा, कहेगा भाई तुम भी मेरे ही नेचर के हो, है ना, तुम भी पॉजिटिव ही हो, तो ये क्या करेगा, इसको भगाने का प्रयास करेगा। यानी Q2 क्या करेगा, Q1 को भगाने की कोशिश करेगा, और Q1 क्या करेगा, Q2 को भगाने की कोशिश करेगा। अच्छा मैंने दो लाइन बनाई है, पर रियलिटी में क्या है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, यानी ये बेसिकली एक ही लाइन पर, ये इधर भगाएगा, ये इधर भगाएगा, एक ही। मैंने बस आपको समझाने के लिए दो लाइन बनाई, ठीक है। यानी जो भी फोर्सेज, रिपल्सिव फोर्सेज जो यहां लगने वाले हैं, कहां पे, इन दोनों चार्जेज के बीच में जो रिपल्सन लगने वाला है, वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेगा। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या, लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स जो भी होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। यानी दो फोर्सेज लगने वाले हैं, एक Q1 लगाएगा और एक Q2 लगाएगा, उनका लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन पर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होएगा दोनों फोर्स का। दूसरी बात क्या होएगा, अपोजिट होंगे, उनके जो डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको भी समझ में आ रहा, Q1 इधर धक्का देने चाहेगा, क्योंकि सेम नेचर हमेशा समझना, दुश्मनी होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे अपने से, ये इसको दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। तो यानी ये इस पे इस तरीके का फोर्स और ये इस पे इस तरीके का फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। यानी जो भी दो सेम नेचर के चार्जेज में जो भी रिपल्सन लग रहा है, वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर और अपोजिटली काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर जो भी फोर्स इसमें काम कर रहा है, ठीक है, वो उसकी वैल्यूज जो होगी, वैल्यू यानी फोर्सेज की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। ये बात क्या चीज, ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या चीज, कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा रिपल्सिव, उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। यानी ओवरऑल आप इन तीनों चीजों को सही से देखोगे तो ये आपका क्या लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। यानी ये एनएलएम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसका जो तीसरा लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया का बराबर से ही प्रतिक्रिया होती है। तो यानी जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा, ये भी बात हमने करी। तो पहली एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट बन के आती है, देखना ये लिखने का तरीका भी आप समझ लो, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, मैंने यहां पे मॉड लगाया, ये वेक्टर भी बना दिया। इसका मतलब समझना, मैंने क्या लिखा यहां पे, क्या बोला कि फोर्स दूसरे वाले चार्ज पे, देखना 2 मतलब फोर्स दूसरे वाले चार्ज पे पहले की वजह से, इसका मतलब क्या, फोर्स पहले वाले चार्ज पर दूसरे की वजह से। फिर से सुनना, क्या, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, मतलब दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा, पहले वाले चार्ज पर दूसरे की वजह से कितना फोर्स लगा, ये दोनों बराबर होंगे। देखो मॉड लगाने का मतलब इनका डायरेक्शन अपोजिट, मॉड लगा के मैंने मतलब उनको सेम रखा है ना। और डायरेक्शन, ये देखना, ये डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन मॉड लगाने से वैल्यूज की बात, यानी ये मॉड लगेगा मतलब सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहा हूं, वैल्यू की चर्चा कर रहा हूं, तो वैल्यूज उनके सेम होंगे, हमने क्योंकि यहां पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये क्योंकि अच्छा ये तरीका है लिखने का, ऐसे ही हम लोग चीजों को समझेंगे। अच्छा तो होता क्या रियलिटी में, ये होता क्या है, कूलाम से लॉ, कूलाम ने ये बताया कि भाई जो ये जो फोर्सेज हैं, ये बेसिकली उन दोनों चार्जेज की जो वैल्यूज है, यानी कितने कितने कूलाम के हैं, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कूलाम ने ये बताया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, अच्छा अट्रैक्शन भी हो सकता है, अगर सोचो ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये निगेटिव चार्ज होता, तो क्या ये सारी चीज तब भी फॉलो हो रही होती, बिल्कुल। आप देख सकते हो क्या चीज, पॉजिटिव क्या कहेगा, निगेटिव, इनमें आपकी बात दोस्ती होने वाली है, क्योंकि अपोजिट्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपकी बार क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज क्या कहेगा निगेटिव वाले को, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ऐसे देखना, पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को क्या कहेगा, आओ, अपनी ओर खींचेगा, और ये निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को, ये अपनी ओर खींचेगा। फिर से क्या, लाइन ऑफ एक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये अपनी ओर और ये अपनी ओर, यानी ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। अच्छा दूसरी वैल्यू सेम, वो भी वैल्यू सेम होगी, यानी न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो फुल्ली यहां पे वैलिड है, कोई उसमें जरा सा भी समस्या नहीं है, ठीक।
अच्छा, तो कूलाम ने क्या बताया था कि भाई दो चार्जेज की जो वैल्यू, जो उनके जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला क्या फोर्स, जो भी फोर्स इनके बीच में लग रहा है, और जो उनके बीच की दूरी, अगर ये दूरी, ध्यान से सुनना, ये दूरी अगर r ले लेता हूं, किसके बीच में, चार्जेज के बीच में। समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्जेज के बीच में जो दूरी होती है वो रिलेटिव मेजर कहां से करी जाती है। यानी अगर आपको सोचो जरा, ऐसे करके चार्ज मैं बना रहा हूं तो वो दूरी मेजर कहां से करी जाएगी, वो ऐसे नहीं कि सरफेस से सरफेस, ऐसे, ये गलत तरीका है। समझना क्या चीज भाई, जो दूरी आपका कूलाम लॉ में यूज होने वाली है, यानी चार्ज के बीच की जो दूरी, वो रियलिटी में कहां से मेजर करी जाएगी, सेंटर टू सेंटर, बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक, यानी ये दूरी आर होगी। तो क्या कहा कूलाम ने कि भाई जो दो चार्जेज के बीच की जो सेंटर वाली दूरी है, उन दोनों के बीच में, उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला कौन, फोर्स। इन दोनों डाटा का फिर से सुनना, क्या कूलाम ने ये बताया कि दो चार्जेज के बीच में लगने वाला ट्रैक्शन या रिपल्सन वाला फोर्स जो है, वो उन चार्जेज के वैल्यूज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की जो सेंटर से सेंटर वाली दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को जब मिलाया गया तो बताया गया क्या चीज, अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला जो फोर्स है के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ले रहा हूं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस ऑर्डर का होगा। यहां पे आपको जब भी पूछा जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू दे दी जाएगी, आर अगर दे दिया जाएगा तो सिंपल, जो आपके ऐसे न्यूमेरिकल होंगे वो मैं नहीं कराने वाला हूं, आप समझ रहे होगे, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा, मैं इस पर अभी और अच्छे से चर्चा करता हूं, पहले ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझना, ठीक, अब ये कहानी है कि भाई ये चीज में जो के है, इसकी वैल्यू क्या है। अब थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, है ना, और इसको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी ग्रेविटेशन के साथ करते हैं, है ना। कंपैरेटिव स्टडी किसके साथ, ग्रेविटेशन के साथ करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन भी आपको अगर याद होगा कुछ ऐसे ही था, बस वहां पे M1 M2 यानी मासेज की कहानी थी। क्या चीज, अच्छे से देखना, हम लोग अगर ये बोले कि कूलाम्स लॉ में भाई F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अच्छा ग्रेविटेशन लॉ G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या था, ये भाई न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच में हमेशा कौन सा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ध्यान देना, ये और इलेक्ट्रो में दो चीजें, मैं पूरा डिफरेंसेस अच्छे से बताता हूं। क्या बताया था न्यूटन ने कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, वो उनके मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर से वही दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे क्या आता है, ये एक ऐसा कांस्टेंट आया जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं, ये इसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यूज की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लो आप तो और अच्छे से समझ में आएगा कि बीच में डिफरेंसेस क्या है। 6.67 10 टू द पावर -11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, इस के की वैल्यू ध्यान से देखना कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अभी मैं आपको और अच्छे से इसको समझाता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आपको यूनिट समझ में आ रही होगी, कैसे देखना, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर यानी दूरी की यूनिट मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 कूलाम 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 स्क्वायर, तो ये नीचे जाएगा, के की यूनिट ये हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे जी की यूनिट मैंने रखी है। अच्छा, आप वैल्यूज देखो ध्यान से कितना है, यानी जो चार्जेज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो बहुत डोमिनेटिंग, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है उसमें कांस्टेंट की, और जो मासेज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला उसमें जो कांस्टेंट वो बहुत बहुत छोटी वैल्यू। अच्छा, जी की जो वैल्यू होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छे से समझना, जो ये के है, ये के एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे है, और यहां पे भी एक स्मॉल के ऐसे अगर मैंने लिख दिया, जिसको मैं अभी समझाता हूं स्मॉल के, क्योंकि यहां पे मैंने कैपिटल के रखा था। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ये है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी चर्चा मैं आपको आगे करके बता दूंगा। इस के को क्या बोलते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ध्यान देना, तीन चीज मैंने नाम बताया, क्या के
इसको आप लोग जनरली जो हम लोग ज्यादा नाम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पर इसके क्या कहना, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये के की क्या चर्चा जब मीडियम में आएगा मैं आपको ढंग से अभी अगले लेक्चर में, इसका अगले या दूसरे लेक्चर में बाद हम लोग इसकी पूरी चर्चा बताऊंगा ये के का रोल क्या है एक्चुअल में। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या बोला कि भाई क्या ये इसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10⁹, लेकिन ध्यान देना इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। ये वैल्यू, ये के की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई वो चार्जेस जो हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं, कि वो वाटर में है, मरकरी में, कहां पे है, या एयर है उनके बीच में। तो फिर से सुनना, ये के क्या है, ये मीडियम डिपेंडेंट थिंग, यानी ये मीडियम पे कौन सा माध्यम है उन चार्जेज में उस पर निर्भर करेगा। और ये वैल्यू 9 × 10⁹ है, मतलब यहां पे रियलिटी में के की वैल्यू क्या 9 × 10⁹ बाई के, ऐसे समझो आप। हम लोग जनरली इस फार्मूले को कहां पे यूज कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम में। तो एयर या वैक्यूम के लिए क्या होता है, ये के की वैल्यू 1, किसके, एयर के लिए क्या होता है इस के की वैल्यू 1, या वैक्यूम के लिए, दोनों के लिए एक ही। तो इसलिए हम लोग 9 × 10⁹ जनरली रट लेते हैं, लेकिन ध्यान देना यहां पे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जब IIT क्वेश्चन बनाता है या नीट उट में भी आपको जब ढंग के क्वेश्चन होते हैं तो जनरली मीडियम उडियम में पूछ लेते हैं, इसलिए सिर्फ ये रटना गलत बात है, ठीक है। 9 × 10⁹ आप क्या के है, अगर आपका वाटर है या कुछ भी है वो के दे देगा तो आप समझ जाओगे क्या है वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू। तो पहली चीज जो डिफरेंस है किसमें, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहला डिफरेंस क्या है देखना, ग्रेविटी वाले और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। क्या, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो किस पे बेस्ड है, सिर्फ अट्रैक्शन, यानी हमेशा मासित के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होएगा। परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्जेज। चार्जेज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन। तो मतलब क्या चीज, पहला अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या, ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन की बात होगी, इसमें दोनों हो सकती है, वो चार्जेज के नेचर पर निर्भर करेगा। दूसरी बात, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो बहुत ही उसकी वैल्यू कम होती है अगर मैं नॉर्मल बॉडीज पे चर्चा करूं, यानी 10 kg 20 kg रखोगे, देखो ये वैल्यू कितनी छोटी है, 0.00, यानी 10 पॉइंट के बाद भी 8-10 बार जीरो आएगा अगर आपने 10-10 kg रख लिया। तो मतलब जनरल छोटी बॉडीज के लिए जो ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम, 0 पॉइंट समथिंग इस ऑर्डर का, 0.00 ऐसे समथिंग ऑर्डर का आएगा। तो उसको हम लोग नगण्य यानी नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन चार्जेज अगर 1-1 कूलम रख दिया तो भाई देख कितना फोर्स बढ़ के आ जा रहा है ना। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ताकतवर है कंपेयर टू ग्रेविटेशन, नॉर्मल बॉडीज की अगर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हम लोग ग्रेविटी वाली जो फोर्स है इसको जनरली नॉर्मल बॉडीज 50-100 के लिए 500 kg 200 kg 1000 kg ऐसे बॉडीज पे नहीं पड़ते, इसलिए इसको हम लोग प्लेनेट सोलर सिस्टम में इस पूरे लॉ को देखते हैं, क्योंकि प्लेनेट 6 × 10⁻24 10⁻30 ऐसे ऑर्डर का होता तो वहां पे ये डोमिनेटिंग कर, ठीक है। तो यानी आप समझ गए दूसरा जो अंतर है क्या, वो वैल्यूज को लेके, उनके कांस्टेंट के वैल्यूज को लेके है। अच्छा, तीसरी एक चीज देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका जो कांस्टेंट है उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं, यानी मासेज किस मीडियम में रखे हैं इससे जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी हर जगह यही रहेगा इसकी वैल्यू। पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट है वो पूर्ण रूप से माध्यम पे निर्भर करेगा, मीडियम पे उसकी डिपेंडेंसी फुल्ली है। यानी अगर आपने मीडियम बदल दिया तो तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स वो भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो फटाफट 3 सबसे बेसिक अंतर जो थे कि भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये सिर्फ ग्रेविटेशन वाला फोर्स जो है अट्रैक्शन पे बेस्ड है, इसमें वैल्यूज का बहुत बड़ा गैप है ना। और तीसरी चीज मीडियम पे डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी है इसकी डिपेंडेंसी नहीं, जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, नहीं निर्भर करेगा अगर मीडियम आप कुछ भी रखो उसमें। तो ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज और भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है भाई कि भाई सर आप बोल रहे हो ठीक है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ये इसको रिपेल करेगा उतने के बराबर ये भी रिपेल करेगा। तो ओवरऑल अगर इस सिस्टम में देखा जाए भाई, अगर मान लो कि भाई ये वाले चार्ज इसमें 10 न्यूटन लगाया इस तरफ, तो इसने भी कितना लगाया 10 न्यूटन इस तरफ, तो ओवरऑल नेट फोर्स इन दिस सिस्टम इज 0।
अरे भाई इस सिस्टम का नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो क्या सर बॉडीज मूव ही नहीं करेगी क्या, या बॉडीज एक्सेलरेट नहीं करेगी क्या? ऐसा नहीं है भाई, आप ये सोचो जरा, सिस्टम का नेट फोर्स 0 है ना, इंडिविजुअल बॉडीज के ऊपर लगने वाला फोर्स थोड़ी ना 0 है। अरे यार आप ये देखो, इस पे जो फोर्स लग रहा है, ऐसे रख रहे हो तो इस पे फोर्स लग रहा है ना, यानी जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, एफबीडी बना रहे हो, तो आपको इस बॉडी पे क्लियरली 10 न्यूटन दिख रहा है। तो ये 10 न्यूटन क्या करेगा? इसे एक्सेलरेट कर देगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? A=F/m निकल जाएगा। और जब इसका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे भी आपको 10 न्यूटन दिख रहा होगा। यानी ओवरऑल सिस्टम का एफ नेट 0 है, पर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स 0 नहीं है, तो एक्सेलरेट करेगा, मोशन भी होएगा। कितनी वेलोसिटी, कैसा मोशन, इस पे भी मैं आपको सामने सवाल जरूर रखूंगा, IID ने भी पूछ रखा है। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई है ना, यानी एफ नेट 0 है, सिस्टम का एफ नेट 0 है, पर इंडिविजुअल बॉडीज का फोर्स 0 नहीं। ठीक, तो ये चर्चा हो गई जनरल से क्या, कूलॉम्स लॉ को लेके। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप समझना क्या है कि भाई हमने ग्रेविटी भी सीख ली, क्योंकि बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स भी है, कूलॉम फोर्स लगभग आपको दिखने, बस उसमें चार्ज है, उसमें मास है। अच्छा, तो एक चीज और समझना, जैसे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ अप्रोक्सीमेट है ना। इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? ये 8.85 10⁻⁻12। कई बार इसकी यूनिट या डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा गया है, 8.85 10⁻12। अच्छा, अब इसकी देखो, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जस्ट 4 पाई तो यूनिटलेस है, ये तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये जनरल सी बात, ये भी आप नोट कर सकते हो है ना, कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये और यूनिट ये। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि C जो है यानी चार्ज Q = IT होता है, एम्पियर, और T की जगह आप T रख के न्यूटन का आपको पता है (10⁻²) ये L² करके निकाल सकते हो डायमेंशन, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हमें जो चर्चा करनी है कि भाई अगर मान लो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, ये दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज, ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। तो यानी इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों में जो फोर्सेज लग रहे हैं वो एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पे अपोजिटली काम कर रहे हैं, बराबर भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल ठीक बात, सही है। अगर मैंने ये बोल दिया कि इन सिस्टम में एक और चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने पॉजिटिव चार्ज एक और ले आया, क्या किया मैंने? दो चार्ज थे, उनमें जो फोर्स लग रहा था उससे मेरा कोई लेना देना, लेकिन मैंने तीसरा, इसी सिस्टम में तीसरा चार्ज घुसा दिया। अब सोच यार, तीसरा चार्ज आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप सोचो जरा, तीसरा चार्ज आएगा तो इस पे वो भी क्या, ये दोनों सेम नेचर, तो ये कहेगा भाई भागो, दूर भागो, ये क्या कहेगा? तुम भी दूर भागो। ये क्या कहेगा? अच्छा अपोजिट नेचर, ये क्या कहेगा? खींचेगा इसे। ये क्या कहेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन आप एक चीज समझ लेना, क्या कि इन दोनों चार्जेज के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस थे, यानी ये जो चार्ज, इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है, क्या इस फोर्स पर इस चार्ज के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन वाले फोर्सेज थे, तीसरे चार्ज के घुसने से उस पर्टिकुलर फोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये अलग बात है, ओवरऑल इस बॉडी पे नेट फोर्स अलग पड़ रहे हैं, दो पड़ रहे हैं। लेकिन अभी ये अपनी ओर भी खींच रहा है इस पे, यानी ये वाली बॉडी तो इसे अपनी ओर खींच रहा है, यानी एक फोर्स ऐसा लग रहा है और एक फोर्स ये रिपल्सिव वाला लग रहा है। इसको थोड़ा आप ऐसे करके समझोगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव वाले को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, और ये निगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा। यानी ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, और ये पॉजिटिव इसको रिपल कर रहा है, तो ऐसे एक फोर्स लग रहा है। ओवरऑल बॉडी पे नेट फोर्स अलग है, पर एक चार्ज का जो फोर्स है उस पर इसके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझ लेना, मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स है, एक चार्ज जो दूसरे पे लगा रहा है, जब तीसरा चार्ज आएगा वो भी लगाएगा, वो सही बात है, पर ये जितना लगा रहा, अगर मान ले यार ये दो बॉडी है, ये इस पे 10 न्यूटन लगा रहा है और ये भी आके 20 न्यूटन इस पे लगा रहा है,
तो ये नहीं कि ये 20 न्यूटन इसके 10 न्यूटन पे कुछ प्रभाव डाल रहा होगा, इसका 10 तो लगेगा ही, साथ में अब इसका भी 20 लगने लगेगा। ओवरऑल नेट कहां जाएगा वो हम लोग बाद में देखते हैं। मतलब क्या चीज है कि दो चार्जेस पे लगने वाले जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स है उसमें तीसरे चार्ज के आने से जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लगेगा। तो अब सवाल ये है, क्योंकि फोर्स क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें जब आपका नेट फोर्स कहीं पे भी पूछा जाएगा कि भाई नेट फोर्स बताओ, तो आपको वेक्टर आना चाहिए, अदरवाइज आप ये कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले वेक्टर के भी बारे में अच्छे से समझा देता हूं, जो काम अपना यहां पे चलेगा। क्या है कहानी सुनना यार फिर से, क्या चीज, अगर चार्जेज में ऐसे लग रहा फोर्स तब तो बहुत सही है भाई, प्लस प्लस थे, इसने इस पे लगाया 20 न्यूटन, इसने इस पे लगाया 20 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक ऐसे आ गया, एक चार्ज और रख दिया, जैसे एक चार्ज इस पे और रख दिया, ये निगेटिव चार्ज, ये अगर इसको अपनी ओर खींचने लगा, कितने, मान लो 30 न्यूटन से खींच रहा है, तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना हो जाएगा। आप सोचे जरा, क्या मैंने बोला, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था 20 से, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा 30 से, तो ओवरऑल इस पे कितना नेट लग रहा है। आप बोलोगे 20 30 50 लग रहा है। तो ऐसा जोड़ने में आप क्यों सफल रहे। फोर्स क्या है वेक्टर, अच्छे से समझना, फोर्स क्या है वेक्टर। पर जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन में फोर्सेज आए, ये मान लो 10 न्यूटन, ये मान लो एक और आया 20 न्यूटन, तब तो जोड़ने में आप सफल हो जाओगे। पर अगर वो एक लाइन ऑफ एक्शन के बजाय जैसे भी इंक्लाइंड होता है, उनके बीच में एंगल आता है, तो वो कैसे जुड़ेगा, ये नहीं तब भी डायरेक्टली जोड़ देना, तब गलत होएगा सवाल आपका। तब कैसे जुड़ेगा, इंपॉर्टेंट वही है, ऐसे तो बहुत कम आएगा। तो यानी आपको सबसे पहले वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, इसलिए वेक्टर का एडिशन आपको आना चाहिए, कैसे जोड़ना है। जब उनके बीच में इंक्लाइंड होगा, एंगल होएगा, तब फोर्सेज कैसे जुड़ेंगे। तो जैसे मान लो आपके सामने क्या है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका मान लो बी है, इन दोनों को जोड़ना कि नेट इस पे जो लग रहा है वो कितना होएगा, ये हमें बताना है। यानी ये मान लो अगर बॉडी इस पे एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा, तो नेट कितना होगा ये निकलना है। ये एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर ये बी था। समझना, जो वेक्टर का जो लेंथ होता है उस पे जब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, वेक्टर में दो चीज, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ये बोला जाए इसकी कितनी वैल्यू है, तो मॉड ए, यही जो मैग्नीट्यूड निकला यही क्या है, इस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड बी, यानी ये कितना लेंथ हो जाएगा इसका, मॉड बी। अगर बीच में इनके एंगल थीटा है, क्योंकि आपको वो एंगल दे देगा कि भाई एक फोर्स ऐसे, बीच में एंगल दे देगा, नेट आपसे पूछेगा। तो वेक्टर का एडिशन लॉ ये कहता है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों का जो नेट वेक्टर काम कर रहा होता है, इन दोनों वेक्टर से बनने वाला एक पैरेललोग्राम बनाओ। अच्छा, आप कहोगे यार दो चीजें से पैरेललोग्राम कैसे बनेंगे, पैरेललोग्राम तो 4 चीजें चाहिए। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी ये है कि जब वेक्टर, जो भी वेक्टर है, उस वेक्टर के अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना किया जाए, तो वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, आप सोचो जरा, अगर ऐसे बोल दिया जाए, आप सोचो जरा, अगर ऐसी एक लाइन है और ऐसी एक लाइन है, क्या इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है? बिल्कुल भाई, ये भी उधरी ये भी उधरी, डायरेक्शन तो एक ही है। तो यानी अगर वैल्यू, मतलब वैल्यू का मतलब उसकी लेंथ पे ना इफेक्ट डाला जाए और डायरेक्शन एक ही रखा जाए, तो पैरेलल आप कहीं भी सेट कर सकते हो। यानी मैंने इस बी वेक्टर को भी क्या किया, इस तरीके से पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो भाई बोला ये भी बी वेक्टर है, चलो इसका भी वैल्यू कितनी हो गई, मॉड बी। ऐसे ए वाले को भी मैंने ऐसे सेट कर दिया, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए। तो क्या बोला जाता है, एडिशन का लॉ है क्या, वेक्टर का एडिशन का लॉ क्या है कि एक पॉइंट पे जब दो वेक्टर काम कर रहे होते हैं, तो इनका जो नेट होता है, इन दोनों वेक्टर से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है, उस जो नेट वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे काम करता है। यानी अगर इसका डायगोनल खींचूं मैं, है ना, ये डायगोनल, तो ये नेट वेक्टर मान लो आर, नेट को ही रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होएगा, उन दोनों के समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि डायगोनल के अलोंग का काम करेगा, ये डायगोनल के अलोंग। अच्छा, इस समेशन का मतलब नहीं कि ये 4 था ये 5 था तो जुड़ गया, ये देखो मैंने वेक्टर के तरीके से जोड़ा है। लेकिन इसका हमें क्या करना है, हमें बोला गया नेट फोर्स बताओ, अगर एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, इनके बीच में एंगल थीटा, नेट फोर्स उसकी वैल्यू बताओ।
वैल्यू शब्द यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसी लेंथ को बताता है। यानी अगर बोला जाए वैल्यू बताओ नेट की, तो यानी इसकी जितनी लेंथ होगी वही वैल्यू है। अब लेंथ निकलेगा कैसे, आप सोचो जरा, लेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, देखना आप लोग, कई लोग पढ़े हो, बस मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। ये 90 डिग्री है। अब आप सोचो जरा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से, क्योंकि ये पैरेलल, तो ये एंगल बराबर होते हैं। अब जरा इस ट्राइंगल को मैं इधर बना के दिखा रहा हूं आपको, है ना, ये ट्राइंगल था, ये वाले को ही मैंने ऐसे बड़ा बना के दिखा रहा हूं आपके सामने। ये थीटा एंगल है, ये लेंथ कितनी है, मॉड बी, लेंथ कितनी है, मॉड बी। अब आप सोच जरा, अगर इसमें कॉस थीटा बोलता हूं, अगर ये मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा, एक्स बाई मॉड बी। कॉस थीटा कितना आएगा आपका, एक्स बाई मॉड बी। तो यहां से एक्स क्या होएगा, मॉड बी कॉस थीटा। आपको समझ, कॉस थीटा क्या, बेस अपान हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होएगा, ऐसे साइन थीटा क्या होएगा, वाई बाई मॉड बी। इस हिसाब से वाई क्या हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा। ठीक बात बिल्कुल, क्योंकि साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये सब आपको पता ही होगा। तो यानी ये वैल्यू कितनी है, मॉड बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, मॉड बी साइन थीटा। कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक, सही आया समझ में। तो हमें क्या निकाला था, एम क्या है अपना यार, एम अपना ये भाई डायगोनल की लेंथ बता दो। तो क्या ये बताओ जरा, ये एक ट्राइंगल जो है, मान लो इसका नाम दे देता हूं ओ, ये मान लो एम, ये मान लो एन। तो ट्राइंगल ओ एम एन आप देखो जरा, ये कैसा आपको राइट एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो राइट एंगल ओ एम एन में आप क्या देखोगे, इसमें क्या चीज है, आपको जो ये साइड दिख रही है इसकी लेंथ कितनी है, देखना ध्यान से, ऐसे करके है, ये ओ एम एन, ओ था, ये एम था, ये एन था। ये साइड की लेंथ ध्यान से देखोगे कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैंने मॉड इसलिए नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड आप समझो है यहाँ पे, है ना, बस डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। क्या है, देखो यहां तक तो मॉड है, और ये कितना, मॉड बी कॉस थीटा, यानी नेट कितना हो गया, ओ एम, ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा ये एम एन कितना हो गया, बी साइन थीटा। आप सोचो जरा, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक ये वाली वैल्यू a प्लस बी कॉस थीटा है, ये वाली वैल्यू b साइन थीटा, यानी आधार पता है, लंब पता है, मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस ही तो निकालना था, यही वाली साइड। तो क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस यानी r है ये, तो r का स्क्वायर आप अच्छे से समझ सकते हो, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ मॉड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, नहीं समझे भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से r क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसको ओपन कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। ठीक, तेजी से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बी स्क्वायर, और ये क्या 2ab कॉस थीटा। क्लियर भाई, देखने के बाद फिर से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक, यहां से आर की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पता भी होगा ये क्या है, पर इसका रोल बहुत है, कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत ज्यादा ही रोल है। क्लियर, यानी अगर आपसे बोल दिया जाए भाई डायगोनल की लेंथ कितनी है, तो ये है। तो डायगोनल की लेंथ में क्या यूज हो रहा है, यानी अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे आपसे बोला कि एक फोर्स 10 न्यूटन, एक फोर्स 20 न्यूटन, उनके बीच में 60 डिग्री, तो क्या करना, 10 न्यूटन के स्क्वायर 20 न्यूटन के स्क्वायर 2 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60। बिल्कुल आसान, यानी क्योंकि आपको पहले बोला था, जरूरी ये नहीं कि हमेशा फोर्स एक ही लाइन पे दिखेगा, कि आपको सिर्फ डायरेक्टली जोड़ घटा दिया जाएगा। वो जब एंगल पे दिखेगा तो आपको वेक्टर के लॉ, वेक्टर का लॉ क्या था, पैरेललोग्राम लॉ मैंने आपके सामने रखा। ये आर मतलब रिजल्टेंट, यानी नेट कितना फोर्स काम करेगा इस पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन डायगोनल के लॉन्ग होगा, और कितनी वैल्यू होगी वो ये है। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, अगर ये अल्फा है, डायरेक्शन का मतलब आप अच्छे समझना, डायरेक्शन का मतलब क्या चीज कहानी होती है, डायरेक्शन का मतलब हमेशा क्या होता है, एंगल। हमें समझ में आता है डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे नहीं,
डायरेक्शन का रियल कहानी एंगल से ही है ना, डायरेक्शन की रियल कहानी एंगल से। यानी अगर आपको बोला जाए कि भाई इस रिजल्टेंट या नेट वेक्टर का डायरेक्शन कितना है, तो आपको बोला जाएगा भाई ये इस वाले वेक्टर से इतने एंगल पे जा रहा है, तो भी आपको पता चलेगा हाँ किस तरफ जा रहा है। अगर मैंने आपसे बोला कि इस वाले लाइन से आपको 30 डिग्री ऊपर की तरफ जाना, तो यानी आप एक ही लाइन आएगी, आपका क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन यही तो है, ठीक है। तो आपका क्या होएगा, अगर बोला जाएगा अल्फा निकालो, डायरेक्शन निकालने का मतलब अल्फा निकालो, तो आप क्लियर देखोगे यही ट्राइंगल OMN में tan अल्फा क्या होएगा, b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा क्या होएगा, tan अल्फा इक्वल टू यानी डायरेक्शन b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका क्या डायरेक्शन। तो अल्फा अगर निकालना होगा तो अल्फा tan इनवर्स करके आप निकाल सकते हो। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाएगा नेट फोर्स बताओ तो आप वैसे, डायरेक्शन बताओ तो आपका ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू वेरी मच, कर दो।